हेलो स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और हम लोग ओम्स लॉ तक पढ़े थे। हम लोग रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी दिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़े लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का ये मतलब हुआ कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर और किस तरह डिपेंड करता है। तो हम लोग जब भी कोई कंडक्टर यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम वो एक फिक्स डायमेंशन वाला होता है, लंबाई होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, कहीं मोटा कहीं पतला होता है, ऐसा नहीं हम लोग लेते हैं। जब भी लेते हैं एक सॉलिड वायर लेते हैं जिसका फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और फिक्स लेंथ होता है। तो लॉ कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके लिए दो लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ लेंथ, मतलब लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा, उसके लिए रूल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। देखिए एक वायर है, ये इसका लंबाई है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया को फिक्स करके यदि लंबाई को हम लोग बढ़ाते चले जाएं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। और इसका ग्राफ देखिए ये है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हुआ, लंबाई को फिक्स रख करके यदि इसके थिकनेस को मोटा पतला किया जाए तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज करेगा, तो जितना मोटा करेंगे रेजिस्टेंस उतना घटेगा। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ लेंथ इज कांस्टेंट। और इसका देखिए ग्राफ ये है, जैसे जैसे एरिया हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस इसका घटता जा रहा है। ये दोनों लॉज को यदि हम लोग मिला दें तो आपका फॉर्मूला बनता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, सो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हम लोग इसी रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानेंगे। यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। रो हमारा रेजिस्टिविटी है। पहले यूनिट हम देखते हैं। यूनिट बनाने के लिए इस फॉर्मूले को हम लोग लिखे रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। तो रो का यूनिट ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर कट गया, ओम मीटर बचा, यानी रो का यूनिट क्या बन गया, ओम मीटर। एक स्केलर क्वांटिटी है और जैसा कि हम लोग डायमेंशन निकालने का शुरू से ही पढ़ रहे हैं 11th से ही, सो इसका डायमेंशन भी आप देखिए ml³ t टू द पावर -3 a टू द पावर -2, ये इसका डायमेंशन हुआ। अब हम लोग रेजिस्टिविटी को समझते हैं, डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में L को ले लिए 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर ले लिए। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया। 1 मीटर स्क्वायर लेने का मतलब ये देखिए यहाँ पर एक हमने फिगर बनाया है, कोई भी कंडक्टर है उसका लेंथ 1 मीटर ले लिए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए आपको 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर डेप्थ भी लेना पड़ेगा, तब ये 1 मीटर स्क्वायर होगा। मतलब कुल मिला करके देखिए कि यूनिट क्यूब बन गया। अब आप सोचिए कि इस डेफिनेशन के अनुसार 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया यदि लेते हैं किसी भी कंडक्टर का तो एक यूनिट क्यूब हो गया, यानी कि दो ऑपोजिट फेस के बीच में जितना रेजिस्टेंस ये यूनिट क्यूब ऑफर करेगा हम लोग उसी को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 पुट करने से ये 1 मीटर स्क्वायर हुआ। सो R इज इक्वल टू रो हो गया। मतलब क्या, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट क्यूब बिटवीन टू अपोजिट फेसेस। कोई भी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
उसका एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं तो थर्मल प्रॉपर्टीज होता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो देखिए इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। ये नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उसके अंदर का नेचर बदल जाता है, इसलिए रेजिस्टिविटी भी बदलता है। और लेकिन ये कभी भी लंबाई और मोटाई यानी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग इसको यदि अच्छे से देखें तो बात समझ में आएगा कि रेजिस्टिविटी इज ए इलेक्ट्रिकल गिव द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ दैट मटेरियल। सो हम लोग रेजिस्टिविटी को कुछ दूसरा चीज़ ना समझें, जैसे स्पेसिफिक हीट को समझते हैं वैसे इसको भी समझें। एक दूसरा टॉपिक है करंट डेंसिटी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक भी छोटा से छोटा टॉपिक न छूटे। तो करंट डेंसिटी के बारे में आपको डेंसिटी वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे भी हो। हम लोग तार के बारे में यदि सोचें तो तार में एक फिक्स मोटाई होती है। तो करंट डेंसिटी कहा गया है करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। किसी भी कंडक्टर वायर के यूनिट एरिया से जितना करंट पास करेगा उसको करंट डेंसिटी कहेंगे। करंट पासिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जे। सो जे का फॉर्मूला होगा I/A और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर किस तरह से हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं। I के जगह हम लोग लिख दिए V/R, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दिए वर्क बाय चार्ज। फिर ये R को लिख दिए हम लोग ρL/A। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा हो गया वर्क डन बाय चार्ज ρ/L। ये फॉर्मूला ऐसा बन गया, लेकिन इसका यूनिट हम लोग इसके अनुसार निकालेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिए, और इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल बनाने से लेकर के कई जगहों में यूज करते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग को बहुत आराम से आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए इसको टॉपिक बना करके पढ़ा जाता है। हम लोग कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जितना आसानी से हम लोग ले लेते हैं उतना आसानी से होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टेडी नहीं होता है, बल्कि ड्रिफ्टिंग होता है। अब ड्रिफ्टिंग का मतलब भी आपको समझना पड़ेगा। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है खिसक खिसक करके आगे बढ़ना, या रुक रुक करके चलना, या तो फिर घूमते घामते एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसका ड्रिफ्टिंग का मतलब ये होता है। तो क्या हम लोग एक तार को, एक कंडक्टर को सेल से जोड़ते हैं, सर्किट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या बड़ी आराम से फ्लो करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता जरूर है, लेकिन ड्रिफ्ट करते हुए वो फ्लो करता है, जिसकी स्पीड बहुत कम होती है। हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि यदि ये कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, ये तार से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सेल से नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा है इसका मतलब कि इसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर उधर घूम घाम रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे। इसका मतलब इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, वेक्टर सम सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का वेक्टर सम कितना होगा, 0। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर में फिगर है जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिधर तिधर घूम रहे हैं और सबका मिला करके वेक्टर सम 0 हुआ। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर होते हैं। लेकिन उसी कंडक्टर को जब हम सेल से जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है, ये
इधर का प्लेट पॉजिटिव, इधर का साइड पॉजिटिव, इधर का साइड नेगेटिव होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। जब हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच डाल देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। यदि खाली जगह है तो सीधा मूव करेगा, यदि खाली जगह नहीं है तो एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ेगा। और वही एक दूसरे से टकराते हुए जो आगे बढ़ता है, कॉलिजन करते हुए, हम लोग इसीलिए उसका नाम ड्रिफ्टिंग देते हैं। एक कंडक्टर को देखिए स्थिति क्या है। अभी ये कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, जब हमने इसको सेल से जोड़ दिया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, सब के सब एक्टिव हो जाते हैं, सब के सब पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन मूव नहीं कर पाते। जैसे वो चलना शुरू करते हैं या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं या दूसरे एटॉम से टकरा जाते हैं। टकरा करके उनका डायरेक्शन जिधर तिधर हो जाता है, लेकिन फाइनली उनकी टेंडेंसी किधर जाने की होती है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। वो कितना भी आपस में कोलाइड कर ले, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे जाने ही नहीं देता, वो आगे ही बढ़ता रहता है। तो कितना भी टक्कर होने के बाद भी यदि वो आगे बढ़ता है, इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं ड्रिफ्टिंग। हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd हम लोग बोलते हैं। इसका डायरेक्शन अल्टीमेटली इधर ही है, भले वो रुक रुक करके चले। आप सोच के देखिए, एक पार्टिकल सीधा चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से, और एक पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम करके चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से, तो इसका एवरेज स्पीड कम हो गया। जो सीधा चल रहा है वो उसका ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो ऐसे ऐसे घूम करके चल रहा है, क्या उसका स्पीड, लीनियर स्पीड 5 मीटर होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा स्पीड रास्ते में ही खत्म हो जा रहा है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ना शुरू होता है तो दिस सफर्स एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स, बट फाइनली दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। सो हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे? हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके कंडीशन के अनुसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द एवरेज मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल सफरिंग लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको समझ में कुछ तो आ गया होगा। हम लोग इसको डिनोट करते हैं किससे? vd से। When no current is, no cell is applied, यदि कंडक्टर में कोई सेल अप्लाइड नहीं है तो vd 0 होगा, and vector sum of movement of all the electrons will be 0. But when cell is connected, free electrons starts moving under electric field E. जैसे ही सेल हम लोग जोड़ते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप देखिए, हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत सारा है। कितना है पता नहीं। एक कॉलिजन का बात करिए कहीं पर भी, यहाँ एक कॉलिजन यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए। आपको पता है कॉलिजन के बाद पार्टिकल कुछ देर के लिए रुक जाता है, फिर चलना शुरू करता है। तो एक कॉलिजन में, एक कॉलिजन का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, यानी शुरू से चलना शुरू करेगा 0 से। फाइनल वेलोसिटी vd लिए जिस समय वो कोलाइड कर गया, और कितने एक्सेलरेशन के अंदर मूव कर रहा है, तो a इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। f को लिखेंगे E इंटू क्यू, क्यू की जगह पे E लिए हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का F इज इक्वल टू E इंटू क्यू होता है, तो E इंटू E लिखे बाय m। और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यानी दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम है t, उसको टॉ से डिनोट करते हैं। इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। रिलैक्सेशन इसलिए बोलते हैं कि वो लगातार तो कोलाइड करता रहता है। जिस समय
एक कॉलिजन से शुरू करके दूसरा कॉलिजन तक जाता है, उस समय वो आराम करता है, इसलिए उसका नाम रिलैक्सेशन टाइम है। अब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं v=u+at, मोशन का फार्मूला, सिंपल फार्मूला। तो v के जगह vd लिखे, u के जगह 0 लिखे और a के जगह e/m लिखे इंटू tau। सो vd=e tau/m, ये फॉर्मूला बन गया। इफ नंबर ऑफ कॉलिजन, ये इफ नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड इज n, इफ नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड इज इक्वल टू n है, इतना फॉर्मूला हमारा निकल गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक कॉलिजन का हम लोग निकाले। यदि एक सेकेंड में n कॉलिजन्स होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक कॉलिजन का हम लोग निकाले, यानी कोलाइड करने के बाद 0 से शुरू हुआ और vd वेलोसिटी में रुका कुछ देर के लिए, उतने देर का ये फॉर्मूला है, यानी ये फाइनल वेलोसिटी कहिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बल्कि फाइनल वेलोसिटी कहिए। इफ नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड इज इक्वल टू n, यदि n है इज n, देन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यदि एक साथ n इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू किया तो सबका एवरेज हम लोग निकाल देंगे। तो एवरेज कितना होगा, vd1 + vd2 + vd3 + vdn डिवाइडेड बाय n, यानी कि nvd/n, nn कट गया तो देखिए फॉर्मूला वही रह गया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, e/m × tau। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, tau क्या है, टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स, टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, और रिलैक्सेशन टाइम, इसको ऐसा भी बोलते हैं। सो हम लोग ये फार्मूला कितना मिला, इतना। अब हम लोग E के बदले यदि v/n लिखे, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़े, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ। तो E = v/l यूज करें हम लोग यदि E के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो v/l v/e/ml × t है ना। और ये पोटेंशियल v हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल लगा हुआ है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, और l है लेंथ, कंडक्टर का लेंथ, और tau है रिलैक्सेशन टाइम। ये इंटरनल मैटर है। इट रेंजेज फ्रॉम -6 मीटर पर सेकेंड टू -5 मीटर 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये बुक टू बुक वेरी करता है, राइटर टू राइटर वेरी करता है, लेकिन एक एवरेज में हम बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर को यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए और इसको सेल से जोड़ा जाए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा माइनस ये निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, वो अलग अलग मटेरियल का चेक करके देखा गया है। तो वो रेंज कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी चेंज होगा, मटेरियल चेंज करेंगे तब भी ये इसी के बीच में वेरी करेगा। इस तरह से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने का मतलब क्या हुआ कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिलेशन कैसा है। तो पहला देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा और सेल जितना बड़ा अप्लाई करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। दूसरा है Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी सेल जितना वोल्ट का अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। Vd डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखिए यहाँ पर L नीचे है, इसलिए लेंथ जितना बड़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना कम होगा। और लास्ट में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये बात आप यहाँ टेम्परेचर फॉर्मूले में है नहीं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर का, क्यों? सो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्योंकि जब किसी कंडक्टर को हम लोग गर्म या ठंडा करते हैं
तो उसके अंदर का कॉलिजन, मान लीजिए गर्म कर रहे हैं तो अंदर में जो कॉलिजन धीरे धीरे हो रहा था वो कॉलिजन बढ़ जाएगा, और कॉलिजन बढ़ने से क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा था कम टेम्परेचर पे, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे वो जल्दी जल्दी कोलाइड करने के कारण टेम्परेचर उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो रिलैक्सेशन टाइम यदि कम हुआ तो आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटा, सो इसीलिए लिखा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हमें लगता है कि ये सारा डिस्कशन आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये सब टिप्स है। आप इसको याद रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन चीज़ों पर कैसे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज़रूर लीजिएगा, और लिंक से आपको नोट्स भी मिलेगा। और इस वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जितना बार आप देखेंगे उतनी अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।